नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शब्द फिजिक्स में वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, यानी कि साइंस का एक हिस्सा है फिजिक्स। क्योंकि जब मैंने एग्जाम सेंटर पर जाकर 17 से 18 अगस्त तक का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस किया हुआ था, तो वहां पर मैंने फिजिक्स के जब क्वेश्चंस पूछे थे उन लोगों से, तो मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक्स बता रहे थे अभ्यर्थी मेरे को, वो विद्युत धारा, धारा का चुंबकीय प्रभाव और प्रकाश, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और लाइट, इनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे तीनों के तीनों टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाओगे। और अगर आपने ये वीडियो निश्चित रूप से पूरी देख ली तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना, क्योंकि आपके लिए बनाया जा रहा है। तो पूरा देखोगे तभी कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा वीडियो देखने का। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम फिजिक्स का जो पार्ट्स आ रहा है, जो टॉपिक्स आ रहे हैं ज्यादातर एग्जाम में, उन टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी फीचर्स होंगे सब बता दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। दूसरा मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और तीसरा मैं आपको बताऊंगा लाइट, यानी कि ऑप्टिक्स। ये तीन टॉपिक्स से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सारे कंसेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आ ही रहे हैं, साथ ही कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन तभी बनते हैं जब हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक उठा लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को देखिएगा कैसे मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले अगर हम बात करें धारा की, तो धारा करंट, देखिए इस टॉपिक को कभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो धारा की। तो धारा कितने प्रकार की होती है आपकी? दो प्रकार की होती है। धारा कितने प्रकार की होती है आपकी? दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी डीसी और एक होती है आपकी एसी। डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं भाई? डायरेक्ट करंट। और एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये हमारी डायरेक्ट करंट होती है, ठीक है। तो दोनों करंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं करंट के बारे में। करंट को समझने से पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आवेश के बारे में। किसके बारे में बताना चाहूंगा? आवेश। इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए थे। आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। अब चार्ज के बारे में जानिए, चार्ज क्या होता है? तो आंसर है, चार्ज जो होता है वो पदार्थ का एक गुण होता है। पदार्थ का क्या होता है? गुण होता है, ठीक है। जैसे ये पदार्थ है तो इसका गुण क्या है? चार्ज है। अगर मैं इसको रब करूंगा, क्या करूंगा? रगड़ूंगा, तो रगड़ने से इस पदार्थ के पास जो ताकत आएगी, उस ताकत का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? आवेश। और वो ताकत किस पर आ रही है? पदार्थ पर आ रही है, इसलिए आवेश जो होता है वो किसका गुण होता है? पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। अच्छा, अब आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक का नाम होता है धनावेश और एक का नाम होता है ऋणावेश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम आवेश को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम ज्यादातर इसको क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम क्यू से इंडिकेट करेंगे तो ये आपका प्लस क्यू कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा? माइनस क्यू कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आवेश की जो इकाई होती है, आवेश की इकाई की हम बात करें, यानी कि मात्रक की हम बात करें, तो आवेश का मात्रक होता है, याद रखिएगा, कूलाम होता है, जिसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। ये आवेश का कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश किसका गुण होता है? पदार्थ का गुण होता है। और आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अब इसका एक प्रॉपर्टी बड़ा फेमस होता है जो आपने सुना भी होगा, कि अगर दो धनात्मक आवेश है हमारे पास, कैसे आवेश है? दो धनात्मक या फिर दो ऋणात्मक आवेश है, तो इसका नियम याद रखिएगा। वो नियम इस प्रकार है, सबसे पहली बात कि आवेश जो गुण है वो पदार्थ का गुण है, ठीक है। और आवेश जब किसी पदार्थ पर आता है तो वो उस पर क्या लगाता है? बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। और ये जो बल लगता है ये किस प्रकार का बल होता है? ये हमारा विद्युत
बल होता है। कैसा बल होता है भाई साहब? विद्युत बल होता है। अब ये जो विद्युत बल होता है वो दो तरह से हम इसके नाम रखते हैं। अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं तो हम इसको बोलेंगे प्रतिकर्षण। कौन सा बल बोलेंगे? प्रतिकर्षण बल। और अगर आपका एक धनात्मक है और एक आवेश ऋणात्मक है तो इनके बीच में सदैव क्या होगा? आकर्षण होगा। तो याद रखिएगा, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आवेश सजातीय होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, यदि आवेश विजातीय होते हैं तो उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश पदार्थ का गुण होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, और धन और ऋण। एक तीसरी चीज आप इसमें याद रखिएगा, आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। कितना होता है भाई? AT। ए का मतलब होता है एम्पियर और टी का मतलब होता है समय। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी और आपके लिए आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। साथ ही आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। वहां पर आपको हैंड राइटिंग में जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसका फ्री PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए इतनी बात समझने के बाद अब हम आते हैं धारा पर। ठीक है, देखिए धारा यानी कि करंट। ओके जी, करंट की बल लाइन डेफिनेशन होती है, आपको पता भी होगी। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, मान लो T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है तो 1 सेकंड में कितना होगा? Q/T। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो ये किसका सूत्र बन गया आपका? विद्युत धारा का बन गया। याद रखिएगा, धारा का सूत्र क्या होता है? आवेश बटे समय। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, अगर आपको आवेश दिया है और समय दिया है तो निश्चित रूप से आप I का मान निकाल सकते हैं। ये विशेष फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आवेश के बारे में अभी आपको मैंने बताया था, आवेश कैसी राशि है। हाँ, एक और चीज मेरे को जस्ट अभी ध्यान आ गई, वो भी आप याद रखिएगा कि ये क्या है? आवेश कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और समय भी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसलिए विद्युत धारा भी आपकी कौन सी राशि होती है? यस, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा अब धारा की बात करें तो धारा का इकाई होता है, सुना भी होगा आपने, एम्पियर होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ठीक है, तो धारा का सूत्र क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। धारा कैसी राशि है? तो धारा अदिश राशि है, क्योंकि आवेश अदिश राशि है, इसलिए धारा भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें एक बड़ी फेमस चीज है, वो काफी पूछी जाती है एग्जाम में। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक फॉर्मूला होता है, आप अभी उसको याद रख लेना, Q बराबर Na। इसको हम वैसे आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। तो Q बराबर क्या होता है? Na होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? N की वैल्यू निकालनी है। तो N बराबर E/, क्या हो जाएगा? सॉरी, Q/, क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में क्या बोला गया? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या, तो आवेश की संख्या कितनी होगी? 1। E का मान आप अच्छे से याद कर लो। E क्या है? मूल आवेश होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, E को क्या बोलते हैं? मूल आवेश बोलते हैं। ठीक है, और ये मूल आवेश जो होता है, इसका जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो 6.25 × 10⁻18, बस इतना आप याद रखिएगा। ये कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल आप इतना याद रखिएगा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे के टॉपिक्स पर। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत धारा में थोड़ा सा आगे, जो काफ़ी फेमस टॉपिक है, जिसका नाम है ओम का नियम। काय का नियम? ओम का नियम। देखिए भाई, ओम का नियम। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, V अनुक्रमानुपाती क्या होता है? I। यहाँ पर V जो होता है वो विभवांतर होता है और I जो होती है वो विद्युत धारा होती है। क्या होती है? धारा। यानी कि आपका विभवांतर जो होता है वो धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है जिसको हम बोलते हैं R। ठीक है, इसको बोला जाता है चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध।
ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना, I इंटू आर। ठीक है, अब ये क्या है, विभवांतर है, ये क्या है, धारा है, ये क्या है, प्रतिरोध है। अगर आपको एग्जाम में प्रतिरोध दिया है, धारा दिया है, तो आप विभवांतर नहीं निकाल सकते, गुणा ही तो करना। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में वोल्टेज दिया है और धारा दी है और आपसे कहा जा रहा है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से R बराबर V अपॉन I। केवल आपको I को नीचे लेकर जाना है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो बस ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, जिसमें आपको प्रतिरोध क्या बताता है, वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि विभवांतर बटे धारा, ये इसका सूत्र होता है। अब इसके कंसेप्ट को समझिए। देखिए, अब ये रेजिस्टेंस का दो रिलेशन होता है, वोल्टेज के साथ कैसा रिलेशन होता है, इसका अनुक्रमानुपाती का रिलेशन होता है, और अगर हम बात करें करंट के साथ, तो करंट के साथ इसका कौन सा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप धारा को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, और धारा को कम कर दिया तो प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उस सर्किट में धारा कम प्रवाहित होगी, और जिस सर्किट का प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा क्या होगी, ज्यादा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन इसका याद रखिए, इस पर आधारित भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। और रेजिस्टेंस और विभवांतर का सेम रिलेशन है, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा वोल्टेज, जितना कम प्रतिरोध उतना कम वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको इसमें बताई। अब इससे संबंधित एक नई चीज में आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसका नाम है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है, तो यहाँ पर R तो आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, R तो क्या हो गया, चालक का प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, देखिए प्रतिरोधकता कुछ इस प्रकार होती है, जैसे हमारे पास एक तार है, ठीक है बेटा, और इसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसका कुछ क्षेत्रफल है, वो कितना है, A है। तो इस तार का जो प्रतिरोध होगा R, वो इसकी लंबाई के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इस तार का जो प्रतिरोध होगा R, वो इसके क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इससे आपका ये कंसेप्ट पूरा होता है कि अगर आप लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटा दोगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, और अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, तार मोटा लोगे तो प्रतिरोध कम, तार पतला लोगे तो प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करोगे तो आप L अपॉन A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ आ जाएगा बिल्कुल। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगता है जिसका नाम होता है रो। ठीक है, और ये क्या हो गया, L अपॉन A हो गया। इस रो को ही अगर हम इंप्लाई करके इसका वैल्यू निकालें तो इस रो का मान कितना आएगा, A का इंप्लाई इधर हो जाएगा, तो R A अपॉन L। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये किसका फॉर्मूला है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है। यानी कि प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये क्या है, प्रतिरोध। तो पहले एक काम करते हैं, प्रतिरोध की हम इकाई बना लेते हैं। तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है बेटा, ओम होती है। ठीक है, ये प्रतिरोध की इकाई होती है। अब इधर आ जाओ, तो हमको इसकी इकाई बनानी है, तो रो बराबर, या मैं इस कलर से लिख लेता हूँ, रो बराबर प्रतिरोध की इकाई क्या हो गई, ओम, और एक क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रो बराबर क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। तो अगर एग्जाम में इसकी इकाई पूछी जाए तो इकाई क्या होती है इसकी, ओम इंटू मीटर। और प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई होता है। अगर आपको प्रतिरोध दिया है, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है, तो आप एग्जाम में क्या फाइंड आउट कर सकते हो, प्रतिरोधकता फाइंड आउट कर सकते हो। बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए वो चीज क्या आती है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक माइक्रो आप ले लीजिए, 1 माइक्रो कूलाम ले लीजिए। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा 10 की घात -6 कूलाम होता है। कितना होता है, 10 की घात -6 कूलाम होता है। ठीक है, और अगर हम इससे और छोटी की बात करें, या आप एक और चीज याद रखिएगा जो मैं आपको बता दूं, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम 10 की घात 3 ओम के बराबर होता है, और 1 मेगा ओम 10 की घात 6
ओम के बराबर होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल्स में। तो याद रखिएगा 1 किलो ओम किसके बराबर होता है, 10 की घात 3 ओम के बराबर होता है। और 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है, 10 की घात 6 ओम के बराबर होता है। 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है, 10 की घात -6 कूलम के बराबर होता है। कुछ चीज़ें एग्जाम में ये भी आती हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा 10 की घात -2 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये भी बहुत काम में आएगा आपके। 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 10 की घात 2 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन है, इनको आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, धारा का सूत्र क्या होता है Q/T, और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है V/I, और प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है रो प्रतिरोध क्षेत्रफल बटे लंबाई। यहाँ से आप धारा का एक सूत्र और निकाल सकते हैं जो हमारे काम में आएगा। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो I बराबर वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिरोधों का संयोजन। क्या बताने वाला हूँ, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, ध्यान समझिएगा। इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर हम ले लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके जी, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मैंने दे दिए 3 रेजिस्टेंस इस तरह से। तो ये वाला अगर आपको ऑर्डर दिखता है R1, R2, R3, तो इनका तुल्य प्रतिरोध यानी कि इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है R बराबर यस R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ नहीं करना होता है, सबको ऐड कर देना होता है। क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। ठीक है, और अगर मान लो ऐसे n प्रतिरोध हो, कितने प्रतिरोध हो, n, और सबका प्रतिरोध कैसा हो, समान हो। यदि R प्रतिरोध n हो, कितने हो, n हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n × R। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको 5 ओम के कितने प्रतिरोध दिए, 3 प्रतिरोध दिए। ठीक है, तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों की संख्या। तो 5 का 3 से गुणा कर देना, 5 × 15, तो 15 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 हो गई, प्रतिरोध कितना है, 5 है। हाँ, ये वाला फॉर्मेट आपका तब लगेगा जब सभी प्रतिरोध एक जैसे होंगे, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, तब आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर डिफरेंट होंगे तो आपको ये फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का क्या होता है। श्रेणी क्रम में जैसे ये है R1 है, R2 है, R3 है, तो श्रेणी क्रम में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है ना, यानी कि श्रेणी क्रम में अगर आप किसी चीज़ को जोड़ोगे, हीटर को लगा दिया, फ्रिज को लगा दिया, टीवी को लगा दिया, तो अगर आपने उनको श्रेणी क्रम में लगाया तो श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन में आप याद रखिएगा, हमने यहाँ पर धारा प्रवाहित की I, कितनी धारा प्रवाहित की, I। सपोज ये धारा है 5 एम्पेयर की, कितने एम्पेयर की, 5 एम्पेयर की, जो कि R1 प्रतिरोध से भी जाती है, R2 से भी जाती है, R3 से जाती है, सभी से होकर जाती है। लेकिन जा कितनी रही है, 5, तो इस प्रतिरोध को भी 5 मिलेगी, इसको भी कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, इसको भी कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो इसका मतलब याद रखना कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो लिख देता हूँ मैं, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। क्या होता है, धारा का मान समान होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा इसके लिए, ये पहली चीज़ हो गई आपकी। दूसरी चीज़, विभवांतर भिन्न होता है। क्या होता है, विभवांतर भिन्न होता है। ठीक है, तो देखो तीनों चीज़ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 R2 प्लस R3। ठीक है, और यदि R प्रतिरोध के n प्रतिरोध हों, यानी कि एक जैसे प्रतिरोध के n प्रतिरोध, तो उनका सूत्र क्या होता है, n × R होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर भिन्न होता है। ठीक है, और
क्या कहते हैं धारा का मान कैसा होता है, समान होता है। इतनी चीज अगर आप याद रख लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं समांतर क्रम संयोजन। इसको रब कर देते हैं। अब हम लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होगा, इस तरह के प्रतिरोध होंगे एक, फिर ये दूसरा होगा आपका, और फिर ये तीसरा होगा आपका इस तरह से, राइट। और इनके सिरों पर आप लगा दोगे बैटरी और एक स्विच इस तरह से। ओके जी, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है कितना R3 प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ से विद्युत धारा बहेगी। अब इस विद्युत धारा के पास तीन रास्ते हैं, इधर चली जाएगी I1, इधर चली जाएगी I2, इधर चली जाएगी I3। तो पहला कंसेप्ट तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमको कि समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये चीज याद रखिएगा, धारा कैसी होती है, भिन्न। अब अगर ये बैटरी 12 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, तो ए का सिरा इससे जुड़ा है प्लस से, बी का सिरा ऋण से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के बीच में 12 वोल्ट है। तो इसका मतलब हर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी कैसा होगा, सेम। यानी कि अगला जो पॉइंट बनेगा इसका काफी इंपॉर्टेंट, विभवांतर कैसा होता है, समान। ठीक है, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर कैसा होता है, समान। अगर इसके सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है, प्रूव करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ओके जी। चलिए अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि दो प्रतिरोध हो, कितने प्रतिरोध हो, दो प्रतिरोध हो, तो दो प्रतिरोध हो तो उसके लिए सूत्र होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, और लेकिन इसी चीज़ को एलसीएम लेकर अगर हम लिखेंगे तो एलसीएम लेकर हम लिखेंगे तो क्या आएगा इसका, और इसको मैं इन्वर्ट भी कर देता हूँ, तो इसका डायरेक्ट याद रखना आप, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। इतना याद रखेंगे आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसी चीज़ को सॉल्व करने का, डायरेक्ट ये याद रखिए, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी कि श्रेणी और समांतर और ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहे हैं एग्जाम में। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें स्टडी कर ली, उनको मैंने साइड में लिख दिया। अब मैं इसमें लेता हूँ विद्युत धारा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, देखो इसको मैं बहुत डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। कार का सूत्र आप याद रखिएगा, कार का सूत्र होता है, आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखेंगे थोड़ा सा, विभवांतर का सूत्र होता है कार बटे आवेश। विभवांतर का सूत्र क्या होता है, कार बटे आवेश। एक ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइड में मेंशन कर देता हूँ, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का सूत्र क्या होता है, कार बटे आवेश। तो यहाँ से आप कार का सूत्र निकालोगे तो वोल्टेज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आवेश। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको विभवांतर दिया, आवेश दिया, तो इनके गुणनफल को हम क्या कहेंगे, कार कहेंगे। अब आ जाओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी होती है वो किससे बनती है, कार से बनती है। कभी डिटेल में बताएंगे, फिलहाल उतना वक्त नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो देखिए कार, तो कार का फॉर्मूला क्या आया, वोल्टेज गुणा आवेश, वोल्टेज मल्टीप्लाई आवेश। इतनी बात समझ में, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से हमने विद्युत धारा का मान निकाला था, क्या होता है विद्युत धारा का बेसिक फॉर्मूला, आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय। तो अगर टी का गुणा इधर कर दूंगा तो आवेश का सूत्र क्या बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आवेश का सूत्र में वो क्या मिलेगा, यहाँ से I इंटू टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में W कितना आ गया, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम।
पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम यानी कि कार्य बटे समय। तो देखो कार्य कितना हमारा ये है तो VIT और समय कितना है T है, तो T से T उड़ा दो तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो अब आप पावर का फॉर्मूला याद रखेंगे, किसका फॉर्मूला याद रखेंगे, पावर का। तो पावर का सूत्र क्या होता है, यानी कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत शक्ति। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, विभवांतर गुणा धारा, यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। अब अगर आपको वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। तो मैं सारे फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब इसी एक वीडियो में मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो बस इतना अगर आप पढ़ लेते हो ना तो निश्चित रूप से आपसे सवाल भी बन जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसी चीज को देखो, पावर के और भी फॉर्मूले आ सकते हैं, बन सकते हैं, उनके भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में। सुनना जरा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक वंडरफुल फॉर्मूला है ये वाला। देखो करंट का अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो मेरे को पावर का एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। V तो अपने पास है ही, करंट का फॉर्मूला क्या है, V/R। तो मैं V/R रखूंगा तो V² क्या हो जाएगा, R। तो पावर का एक सूत्र ये भी होता है। तो अगर आपको विभवांतर दिया है और प्रतिरोध दिया है तो भी आप पावर निकाल सकते हो, विभवांतर दिया है, धारा दिया है तो भी आप पावर निकाल सकते हो, ठीक है। और हम इसमें क्या फेरबदल कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो हम लोग इसमें, अगर मैं करंट की वैल्यू की जगह वोल्टेज की वैल्यू रख दूँ, किसकी रख दूँ, वोल्टेज की। देखो वोल्टेज की वैल्यू कैसे रख सकते हैं, इधर करता हूँ मैं, इधर जगह नहीं है वहाँ पर। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई प्रतिरोध। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो पावर का एक नया फॉर्मूला मेरे को क्या मिल जाएगा, बताना जरा मेरे को। यहाँ पर रखोगे तो I² मल्टीप्लाई R मिल जाएगा मेरे को, क्या मिल जाएगा, I² मल्टीप्लाई R। कैसे, फिर से बताते हैं। V यहाँ पर रखा I/R, V का मान I/R, ये I है तो I² R हो गया, ठीक है। तो ये पावर का, तो पावर के ये तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं और इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में हो सकता है आ भी सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पावर से संबंधित हो गया, ये धारा से संबंधित हो गया, प्रतिरोध से संबंधित हो गया। इसी चीज में एक और चीज मैं आपको और बता देता हूँ, लगे हाथ सुनो। अगर आपसे पावर दी है और विभवांतर दिया, आपसे पूछा है प्रतिरोध बताओ, और आपको तो प्रतिरोध का एक ही फॉर्मूला याद है, ये वाला, ये वाला, तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम चलेगा, क्योंकि आपको विभवांतर दिया है और पावर दी है तो आप प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ से R बराबर पावर को कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ। तो ये देखो प्रतिरोध का एक और नया फॉर्मूला बन गया। यहाँ से भी प्रतिरोध का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, R को यहीं रहने दो, I² को कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ। तो पावर बटे धारा का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप बेसिक फॉर्मूले याद कर लेते हो ना तो बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। तो मुख्य रूप से विद्युत धारा का जो हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो हिस्सा मैंने पूर्ण रूप से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इतना याद रख लेते हो तो निश्चित रूप से विद्युत धारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना पाओगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। यानी कि आपको शॉर्ट ट्रिक में अगर मैं बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक में इसका मतलब ये होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव एक घटना है, क्या चीज़ है, घटना है। तो ऑस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1820 में एक प्रयोग किया था कि उन्होंने एक चालक लिया और इस चालक के सिरों पर उन्होंने एक बैटरी लगाई, स्विच लगाया और स्विच लगा कर इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया, ठीक है। और जब वो विद्युत धारा को प्रवाहित करते थे, गलती से यहाँ पर एक चुंबकीय सुई पड़ी हुई थी, इसमें नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है। तो जब भी वो विद्युत धारा प्रवाहित करते तो चुंबकीय सुई में क्या आ जाता था, विक्षेप आ जाता था। और विक्षेप चुंबकीय सुई में आना, चुंबकीय सुई में विक्षेप आना, ये इस बात की निशानी है कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। तो वहाँ से ये डिस्कवर हो गया कि जब भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके आसपास क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, ठीक है। और इस घटना का नाम क्या रख दिया गया, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये धारा का क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव। अब इससे संबंधित कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे ये चालक है, सीधा तार है हमारे पास, कौन सा तार है, सीधा। और इस सीधे चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करें, क्या प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करें, तो ऑस्टेड के नियमानुसार इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे r दूरी पर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस लोकेशन पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए आपको एक मैं रूल बताऊंगा, ध्यान से समझना। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये एरो बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एरो, ठीक है। अगर मैं आपकी तरफ एरो को छोड़ूंगा
तो आपको उसकी क्या दिखेगी, नोक दिखेगी। क्या दिखेगी भाई, नोक। तो मैं ये नोक को मैं इस तरह से बना रहा हूं, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड। क्या बोलते हैं, आउटसाइड, यानी कि बाहर, बाहर की ओर। ठीक है, ये दिशा बताने के लिए मैं चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूं। अगर आपको डॉट है तो इसका मतलब बाहर की तरफ है, और एक और मैं यहां पर सिंबल लूंगा क्रॉस। अगर आपने तीर मेरी तरफ छोड़ा है तो आपको क्या दिखेगी, पूछ, यानी कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। नोक है तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, पूछ है तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्रॉस का मतलब होता है यहां पर इनसाइड। क्या होता है, इनसाइड, यानी कि अंदर की ओर, बस। तो डॉट है तो आउटसाइड, क्रॉस है तो इनसाइड। अब आइए इधर देखिए, अब हमको इस चालक में हमने धारा प्रवाहित की, ठीक है, तो हमको बताना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सुनिए, इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल, यानी कि दाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम यूज करेंगे, दाएं हाथ। ये हमारा कौन सा हाथ है, सीधा हाथ, दाएं हाथ है, ठीक है, बायां नहीं, दायां, ठीक। अब ये जो अंगूठा होता है हमारा, क्या होता है, अंगूठा, ये रखना है आपको धारा की दिशा में। कौन सी दिशा में रखना भैया, धारा की दिशा में रखना है। और उंगलियां उस बिंदु पर रखनी है, यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली आपको बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत रूप से अंदर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ये अंगूठा जो रहेगा, क्या रहेगा, अंगूठा, ये धारा की दिशा में रहेगा। उंगलियां उस बिंदु पर होनी चाहिए जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक। अब देखो मैं यहां पर आपको अप्लाई करके बताता हूं, ध्यान देख लेना। अब देखो, अंगूठा मैंने कहाँ रखा, धारा की दिशा में, और उंगलियां मेरी उस बिंदु पर जहां पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली कहाँ रही, अंदर। तो अंदर के लिए अभी आपको सिखाया कौन सा चिन्ह बनाना है, क्रॉस बनाना है। समझ में आई बात। अगर मान लो ये धारा इस चालक तार में नीचे की तरफ आ रही होती और हमें यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसी लोकेशन पर, ठीक है। तो अब हम ये वाला हाथ नहीं लगाएंगे, रूल का है, राइट का है। तो अब हमने क्या करना है, यस, ऐसे करना है। तो देखो, ये अंगूठा कहाँ की दिशा में चला गया, धारा की दिशा में चला गया। उंगलियां उस बिंदु पर आ गई जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की तरफ आ गई, बाहर की तरफ। और बाहर के लिए अभी आपको बताया क्या बनाना है, डॉट, ठीक है। तो अंदर हो तो क्रॉस बनाना है, बाहर हो तो डॉट बताना है। तो ये लैंग्वेज के फॉर्म में आपको दे सकते हैं कि एक चालक में इस दिशा में धारा जा रही है और ये इस लोकेशन पर है, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर होगी, बाहर होगी। तो आप ऐसे डायग्राम बनाकर और ये लगाकर आप बता सकते हो उसका ऑप्शन क्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें जहाँ तक एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सी चीज़ पूछी जाती है, यानी कि अगर ये चालक है, ठीक है, और इस चालक को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, कहाँ रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो इस पर बल लगेगा। क्या लगेगा, बल। उस बल की दिशा बताओ, उसका रूल भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब कर देते हैं इसको पहले तो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आसपास कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरह से। चलो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम इस तरह से बना लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर मैं कहता हूँ चुंबकीय क्षेत्र है आपका। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक चालक ले लिया ऐसे, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार, इस प्रकार से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस पर हमको बल की दिशा बतानी है। काय की दिशा बतानी है, बल की दिशा। तो बल की दिशा निकालने के लिए आपको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा, बल की दिशा निकालने के लिए हम लोगों को लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब सुनिए, ये जो अंगूठा होता है ये आपको बताता है बल की दिशा। तो याद कर लो, ये कौन है, फोर्स है, यानी कि बल की दिशा है। ये वाली जो फोर्थ फिंगर होती है, ये वाली फोर्थ फिंगर यानी कि तर्जनी, हिंदी में बोले तो ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई, ये माध्यमा हो गई। इंग्लिश में बोले तो फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब हो गया। तो अब सुनिए, थंब किस दिशा में होगा, बल की दिशा बताएगा। ये किसको बताएगा, फोर्थ फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। अब आ जाओ इधर, देखो अब यहाँ पर देखिए, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होता है, तो ये मैंने अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। अब इस चालक में धारा कहाँ जा रही है, ऊपर या नीचे, तो ये धारा की दिशा है, तो ये धारा की दिशा है, तो ये मैंने धारा ऊपर जा रही है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। तो फोर्स कहाँ आया, इधर साइड में आया, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको डायरेक्शन दी जाए इस तरह से, ये नॉर्थ और ये दिया जाए साउथ, तो ये क्या हो गया, ईस्ट, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है।
और आपसे बोला जाए एग्जाम में कि करंट जो होती है ना, यानी कि विद्युत धारा जो होती है वो इस चालक में साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है, तो आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। और चुंबकीय क्षेत्र आपको ऐसे दिया है अंदर की तरफ। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, ठीक है। अब धारा कहाँ जा रही है, साउथ से नॉर्थ, तो ये मैंने साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, यस, ईस्ट टू वेस्ट। तो हम एरो ऐसे बना देंगे। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। एक बार फिर से बता देते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो इसको हम बोलेंगे फादर मदर चाइल्ड लॉ, फादर मदर चाइल्ड लॉ, फोर्स, मदर एंड करंट। मदर माने मैग्नेटिक फील्ड, करंट माने चाइल्ड, और आपका ये फोर्स हो गया फादर, ठीक है। तो फिर से आपको लगा के बताता हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये करंट की दिशा में, तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, बल की दिशा हो जाएगी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दी कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं और बल कैसे निकालते हैं। अब इसमें जो चीज़ आपकी पूछी जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी मैं बता देता हूँ आपको। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखिएगा टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है, या फिर होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, ठीक है, या फिर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तीन मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। टेस्ला होता है, या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है, या क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों मात्रक आप याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं टेस्ला, या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या फिर क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपने एक ही सुना होगा, ये तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ओके जी, समझ में आ गई बात। चलिए अब थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलो इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, अगर आपको ऐसे एक कॉइल दे दी इन्होंने, कुंडली दे दी, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इसमें इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉक वाइज। अब एंटी क्लॉक वाइज होती है तो हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो देखो पहली चीज तो याद रखना कि जब भी कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा, केंद्र पर। कहाँ बनेगा भाई, केंद्र पर, यानी कि सेंटर है। ओके जी, सेंटर। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे निकालते हैं, अंगूठा कौन सी दिशा में होता है, धारा की दिशा में होता है, उंगलियां उस बिंदु पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। तो आप देखो रखो जहाँ पर, तो देखो ये धारा की दिशा हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, तो हथेली की उंगलियां उस बिंदु पर आ गई जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली की लंबत कहाँ की तरफ आया, बाहर की तरफ। अगर आप यहाँ से भी देखोगे बाहर की तरफ, करंट यहाँ से भी होगी तो भी बाहर की तरफ, कहीं से भी देख लो, हर लोकेशन पर आपको कहाँ दिखने वाली है, बाहर की तरफ। फिर से बता रहा हूँ, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली की लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर या फिर क्या होगी, अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। कहीं पर भी देखिए बाहर की तरफ, राइट। तो बाहर के लिए चिन्ह हम कैसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। अगर इतनी बात समझ में नहीं आती है जल्दी में, क्योंकि जब मैं ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप पहले एग्जाम दे लीजिए। अगर आप और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिजिक्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत डिटेल बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल आप थोड़ा जल्दी है, देखो एक वीडियो में सब कुछ पढ़ाना है तो थोड़ा जल्दी बताना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फिलहाल शॉर्ट ट्रिक में ये याद रखना, जब भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमेशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अब इसको भी रब करके मैं आपको बता देता हूँ, इसका उल्टा कुछ इस प्रकार होगा। और अगर क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में तो आप समझ ही गए। अब मैं जाए मोड़ नहीं पाऊंगा, नहीं तो टूट ही जाए तो सेंटर पर क्लॉकवाइज में जो धारा की दिशा होगी, सेंटर पर ये धारा की दिशा है क्लॉकवाइज, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ आनी है, अंदर की तरफ आनी है। तो क्लॉकवाइज है कुंडली में धारा की दिशा, तो अंदर की तरफ होगा चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की तरफ। और एंटी क्लॉकवाइज है तो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल इस चैप्टर में से आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रकाश के चैप्टर की तरफ, ठीक है।
देखिए अब हम बात करेंगे लाइट के बारे में, लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में, ठीक है। अब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी होती है। ये वो एनर्जी होती है जो हमको देखने में हेल्प करती है, ठीक है। ओके जी, अब देखो प्रकाश की अगर हम बात करें, प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स है, राइट। ओके जी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने तरह की होती है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने तरह की होती है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है आपका गामा किरणें, यानी कि वाई रे, वो गामा रे। दूसरा होता है एक्स किरणें, ठीक है। तीसरा होता है परावैंगनी विकिरण। तीसरा होता है आपका दृश्य प्रकाश। चौथा होता है आपका अवरक्त विकिरण। और कितने हो गए ये आपके? 1 2 3 4 5 हो गए ना। और छठवां होता है माइक्रो तरंगें। और सातवां होता है रेडियो तरंगें। तो याद रखिएगा आपका जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है वो कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। इसमें जो कॉमन चीज़ है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए अगर हम बात करें तरंग की, बात करें किसकी बात करें? तरंग। तो तरंग में 2 चीज़ें चलती हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, फिलहाल आप कुछ याद रखिएगा। तरंग में 2 चीज़ें आपकी फेमस है, एक का नाम है आवृत्ति और एक का नाम है तरंग दैर्घ्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। तो ये दोनों तरंगें क्या कहलाती हैं? प्रॉपर्टी कहलाती हैं, प्रॉपर्टी यानी कि गुण कहलाते हैं। अब इन्हीं गुणों के आधार पर ये स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से होता है। ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर लिखा है गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन की आवृत्ति की हम बात करें, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्घ्य कम होती है। और नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से तरंग दैर्घ्य अधिक और आवृत्ति कम होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है, ठीक है। और बढ़ते क्रम में उनका ऑर्डर बताइए। तो बढ़ते क्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में ऑर्डर क्या होता है? पहले कौन सा आता है? गामा रे, सबसे ज्यादा आवृत्ति, उससे कम एक्सरे, उससे कम परावैंगनी, उससे कम दृश्य, उससे कम अवरक्त, उससे कम माइक्रो, उससे कम रेडियो। ये नीचे की तरफ जाएंगे तो आवृत्ति डिक्रीज होती जाएगी और नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की होती है और सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की होती है। सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा किरणों। तो ये बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको बताई। अब लाइट का जो हिस्सा हमको पढ़ना है जिसका नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का जो हिस्सा है जिसका नाम है दृश्य प्रकाश। अब हम आते हैं दृश्य प्रकाश पर। तो इतना मैं आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए अब हम प्रकाश में जानते हैं। एक तो चीज़ आपको पता ही है, प्रकाश किस में हेल्प करता है? देखने में हेल्प करता है, चीज़ों को स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। अब प्रकाश से संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? घटनाएं, यानी कि फिनोमेना। घटनाएं होती हैं, फिनोमेना होते हैं। ओके, कौन कौन से फिनोमेना? लाइट से रिलेटिव कौन कौन से फिनोमेना हमको देखने को मिलते हैं? तो नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। नंबर 2 आपको मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन। नंबर 3 प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और नंबर 4 आपका हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। 5th हो जाएगा आपका प्रकाश का
व्यतिकरण, ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फोर्थ और ये कितने हो गए, 5 हो गए, 6 प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और 7वां आप ले सकते हो प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं ये सब प्रकाश की क्या है, घटनाएं हैं, और भी घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। ओके जी, तो प्रकाश की कितनी घटनाएं होती हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। अब परावर्तन ले लेते हैं, सबसे पहले परावर्तन समझ लेते हैं। परावर्तन क्या होता है, देखो, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है जी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस आना। तो ये हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर आपका लाइट का एक सोर्स है, यहाँ से लाइट जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट जा रही है इसको बोलते हैं प्रकाश आपतितकरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब ये टकराकर हमारी आइस में एंटर करेगी, यहाँ से आइस में, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित करण, परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इस घटना का नाम क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन वो होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चमकीले पर से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाए, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ चीजें और याद रखिए, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब आपका अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। याद रखिएगा, इसका जो फर्स्ट नियम है, जो ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपतित कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहलाता है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से किरण 30 डिग्री पर आ रही है तो 30 डिग्री से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए, कई बच्चे बता भी रहे थे कि आपसे किरण 30 डिग्री कोण पर आ रही है तो कितने डिग्री पर परावर्तित हो जाएगी, तो आप बता दोगे 30 डिग्री पर परावर्तित हो जाएगी। क्लियर। तो ये किसके बारे में बताया मैंने आपको, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर सारी चीज़ें लेंगे धीरे धीरे करके। इसको रब कर देते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में आपको कुछ चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि आपके दर्पण की बात करें। किसकी बात करें, दर्पण, यानी कि मिरर। अब अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर आपके कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपका समतल दर्पण होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है, यानी कि प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर तो ये आपको दिख ही रहा है। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, इसको मैंने बीच में से काट दिया तो इसके दो हिस्से बनेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। अगर मैं इसके उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसके अगर मैं दबे हुए पार्ट पर पॉलिश कर देता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो इस तरह से गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करके दे रहा हूँ आपको, ध्यान सुनते चलना। जैसे मेरे पास ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है बेटा। चलिए, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अवतल दर्पण, ये एक्स बाय आपका अवतल दर्पण हो गया। इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव, हिंदी में बोले तो ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या था, गोला था, गोले का केंद्र होगा, ठीक है। और दर्पण, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण उसी गोले के भाग है, तो उस गोले का जो केंद्र होगा वो उन दर्पण का क्या कहलाएगा, यस, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो ये सी क्या कहलाएगा, आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है, यानी कर्वेचर ऑफ सेंटर, ठीक है, वक्रता केंद्र। और गोले की त्रिज्या होती है आर,
और ये दर्पण उसी गोले का भाग है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी r, वो आपकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो r सेंटर से ध्रुव तक की दूरी r होती है, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको क्या कहते हैं, सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अनंत लंबाई की रेखा आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, यानी कि मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। और दर्पण का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सबसे बड़ी जो हम लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी लाइन हम खींच सकते हैं तो ये खींच सकते हैं, ये वाली। तो ये इसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। क्या बोलते हैं, द्वारक। ठीक है, ये अपर्चक कहलाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए, अब जैसे ये आपके पास एक दर्पण है, ठीक है जी, और ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है आपको पता ही है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब हमने एक प्रकाश की किरण को भेजा मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो याद रखिएगा हमेशा परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर गुजरेगी। जिस बिंदु से भी होकर गुजरेगी उसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष का फोकस। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है भाई, ओके जी। अब मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ, जैसे कि इसमें हाँ जो आपके बहुत काम में आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें एक नियम याद रखिए, चिन्ह परिपाटी का नियम होता है, डिटेल में कभी बताएंगे। ये प्लस डायरेक्शन होती है, ये माइनस डायरेक्शन होती है, ये प्लस और ये क्या होता है, माइनस। आप याद रखना, यदि आप किरण की दिशा में जाओगे तो आपको चिन्ह हमेशा प्लस लेना है, और किरण की विपरीत दिशा में जाओगे तो चिन्ह हमेशा कैसा लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, अब इधर आओ, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किरण इस दिशा में आ रही है, चल इस दिशा में रहे हैं, तो हमारी फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। किरण ऐसे आ रही है, चल हम इस दिशा में रहे हैं, तो हमारी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है और वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सारी चीजें क्या होती है इसमें, नेगेटिव। अब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में आपस में एक संबंध होता है, वो आप याद रखेगा, r बराबर 2 है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ये संबंध होता है। तो यहाँ से आप f का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। तो इस पर आधारित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उसका फोकस धनात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, धनात्मक। एक दो चीजें और बता रहा हूं मैं आपको इससे संबंधित, फिर ये आपका ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, सुन लो भाई उसको भी। हाँ, जैसे हमारे पास ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है भाई, ओके जी। और इस अवतल दर्पण पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया। क्या रख दिया, वस्तु को। ठीक है, और वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी और परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएगी। ठीक है, जहाँ से जाएगी उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। हम इसका प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, और आपको पता होगा प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जो उल्टा बने, सदैव पर्दे पर उल्टा बने। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ओके जी। अब तो पहली किरण समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो गई, फोकस से। दूसरी किरण में ऐसे ले लेता हूँ लंबवत, तो ये लंबवत जाती है दर्पण पर और लंबवती क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल जाएंगी वहीं इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा। यहाँ पर A बिंदु है तो यहाँ पर A बिंदु आएगा A', और यहाँ पर B बिंदु है तो यहाँ पर कितना आएगा B'। तो A', B' वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो आपके काम की है। ये ध्रुव है, सुनो, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं U से। कैसे लिखते हैं, U से लिखते हैं। और ये चूंकि किरण ऐसे जा रही है, चल इस दिशा में रहे हैं, तो माइनस का आएगा। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को कहेंगे V, ये प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। किरण ऐसे आ रही है, चल इस दिशा में रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, माइनस का कहलाएगा।
और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इनका आपस में एक रिलेशन होता है, वो याद रखिएगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अगर आपको u पता है, v पता है, तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला और रहता है आवर्तन क्षमता, उसको और बता देते हैं आपको। आवर्तन क्षमता, आवर्तन क्षमता, ओके जी, यानी कि m। तो आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये क्या कहलाती है, आपकी आवर्तन क्षमता कहलाती है। इसी का एक और फॉर्मूला और होता है -v/u, ठीक है, ओके जी। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, क्या कर दें, कंबाइन, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपका I/O इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन है, इनको अगर आप याद रख लेते हो तो बेसिकली आप बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हो। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, परावर्तन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रकाश का अपवर्तन। आइए अब जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब माध्यम कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सनलाइट आ रही है सपोज, ओके जी, इस सन से लाइट आ रही है, तो ये सन से जो लाइट आ रही है वो हवा में चलकर आ रही होगी, ये आपका विरल माध्यम हो गया, विरल। और पानी में जाए, कांच में जाए, तेल में जाए, जिसमें भी जाना है वो आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, यानी कि वायु से तो वो क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है। तो जब भी प्रकाश की किरण आपकी विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो याद रखिएगा हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहाँ की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ, ठीक है। तो बैंड कहाँ होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, और ये मुड़ी है ना, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण, और इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये मुड़ गई, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। एक नियम ये याद रखिए। दूसरा इसमें याद रखिए, अगर आपकी प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है, कहाँ जा रही है, सघन से विरल में, तो ये सघन से आई, विरल में गई, तो विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब नॉर्मल से क्या हो गई, अवे हो गई, ठीक है। तो ये आपतन कोण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन। तो नियम फिर से बता रहा हूँ, विरल माध्यम से जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। और जब भी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का एक नियम है, वो याद रखिएगा, वो इस प्रकार है कि पहले माध्यम की जिया तथा दूसरे माध्यम की जिया का अनुपात हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहा जाता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। इससे अगर आपको साइन की वैल्यू दी है, साइन आर की वैल्यू दी है, तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है, इसका आप याद रखेंगे, ठीक है। अपवर्तन के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। एक आप बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आप अपना हाथ डाल दोगे तो आपको हाथ अपना छोटा दिखेगा या मोटा दिखेगा, ठीक है। कॉइन डालोगे तो वो कुछ ऊपर उठा हुआ। तो चीज़ें जितनी भी होती हैं अपवर्तन के कारण चीज़ें हमको उठी हुई दिखाई देती हैं वास्तविक स्थिति से। तो वास्तविक स्थिति से जो ऊपर हमको उठी हुई दिखाई देती है वो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ओके जी। तारे हमको टिमटिमाते नजर आते हैं, वो भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको रब कर देता हूँ मैं, जरा समझ लीजिए उसको भी। इसी में आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ओके जी। अब ये किस प्रकार होता है, जैसे कि देखिए इसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन याद रखिए, लाइट जो है वो हमेशा सघन से काय में जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए। यानी कि प्रकाश जो है वो सघन से काय में एंटर करना चाहिए, विरल में एंटर करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज आती है इसमें, क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक होना चाहिए। IC का मतलब होता है क्रांतिक कोण, और ये क्या होता है आपका आपतन कोण। सुनो, अब आपकी ये प्रकाश की किरण है, सघन से आ रही है काय में, विरल में, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभी आपको बताया कि ये अभिलंब से दूर हट जाती है, इस तरह से हट जाएगी, ठीक है। तो ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। अब हमने अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया, अब हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो आप देखेंगे नेक्स्ट सिचुएशन में हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में आप देखेंगे कि जब आप थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं तो ये मुड़कर यहाँ आ जाएगी किरण। तो ऐसे जाने वाली किरण इस माध्यम को टच करते ऐसे निकल जाती है। तो कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ये R का मान किस पर डिपेंड करता है, I पर। जैसे जैसे आप I का मान बढ़ाओगे R का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। I के एक विशेष मान पर R का मान 90 डिग्री होता है, इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आपने I का मान और बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण से क्या कर दिया, अधिक कर दिया। तो अब हमारी जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय पहले माध्यम से क्या हो जाती है, पूर्ण परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तित। ये कौन सी सिचुएशन में हुआ कि जब IC का मान कितने हो गया, सॉरी सही किया मैंने, हाँ, आपतन कोण का मान IC से अधिक हो, सॉरी गलत लिख दिया थोड़ा, आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए, IC से। तो अगर आपका आपतन कोण का मान IC से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो आपकी जो किरण है वो दूसरे माध्यम में जाने की वजह पहले माध्यम में क्या हो जाती है, पूर्ण परावर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। रेगिस्तान में जो मरीचिका होता है आपको देखने को मिलता है दृष्टि भ्रम, वो भी किस घटना पर आधारित है, तो याद रखिएगा पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो सबका एग्जाम्पल आप याद रखना। अभी आपको बताया तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, चीजें उठी हुई दिखाई देती हैं, प्रकाश का अपवर्तन। रेगिस्तान का मरीचिका, या धूप में हम गाड़ी को ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको पानी कहीं पर दूर पानी होने की संभावना दिखाई देती है, वो भी क्या होता है, रेगिस्तान का मरीचिका होता है। सॉरी, सड़क का मरीचिका बोल दो। ठंडे देशों में भी मरीचिका होता है, रेगिस्तान में भी क्या होता है, मरीचिका। दृष्टि भ्रम को क्या कहते हैं, मरीचिका। वो किस फिनोमेना पर आधारित है, याद रखिए प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। और हीरे का चमकना भी किस पर आधारित है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित। आशा करता हूँ इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक नई चीज बताते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आपको बताते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके जी, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, बड़ा है। और ये हमने प्रकाश भेजा यहाँ से, प्रकाश इस तरह से। तो जब चीज़ें बड़ी होती है ना तो वो टकराकर वापस आ जाती है। क्या जाती है, वापस। तो ये होता है परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कब होता है, जब हमारा प्रकाश रास्ते में आने वाले ऐसे कणों से टकराता है जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि का हो। यानी कि जितनी लंबाई का हमारा प्रकाश है उतनी लंबाई का कण होता है, तो प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे अब ये आपका इतना छोटा सा कोई मॉलिक्यूल है, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है सपोज, ठीक है। और यहाँ से आपकी क्या जा रही है, लाइट जा रही है। क्या जा रही है, लाइट। इस तरह से प्रकाश जा रहा है। तो ये जैसे टकराएगा ना तो ये चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये चारों दिशाओं में बिखर गया क्योंकि ये उस मॉलिक्यूल से टकराया जिसका तरंगदैर्घ्य इसकी तरंगदैर्घ्य कोटि का था। तो ये चारों दिशाओं में क्या हो गया, बिखर गया। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर, और आपका कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर, ठीक है, वायलेट कलर। तो रेड कलर, वायलेट कलर का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। वायलेट कलर का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, जबकि रेड कलर का प्रकीर्णन कम होता है। इसलिए आपका जो खतरे का सिग्नल होता है वो रेड कलर का होता है, ना कि वायलेट कलर का होता है, ठीक है।
तो और ये आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। ठीक है, तो रास्ते में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइट को मिलते हैं तो वो उससे टकराकर चार दिशाओं में बिखर जाते हैं, इसलिए हमको आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो आकाश का नीला दिखाई देने के पीछे कौन सा रीजन है? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वॉयलेट कलर का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और खतरे का सिग्नल हमेशा क्या बनाया जाता है? रेड बनाया जाता है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई हो। चलिए अब इसमें एक नई चीज़ हम और लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रकाश का बर्ण विक्षेपण। प्रकाश का बर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का बर्ण विक्षेपण क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपने सुना होगा कि ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर हम जब श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो प्रिज्म से निर्गत होने के बाद वो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेजानी पी नाला। बेजानी पी नाला। ठीक है, सबसे नीचे क्या रहता है? वॉयलेट कलर रहता है, सबसे ऊपर क्या रहता है? रेड कलर रहता है, और बीच में सारे कलर इनके आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेजानी पी नाला। इसका कोड क्या होता है? बेजानी पी नाला होता है। ठीक है, ओके जी। तो जब भी लाइट को आप प्रिज्म पर डालोगे तो प्रिज्म से निकलने के बाद वो अपने रंगों में, अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? बेजानी पी नाला कहते हैं। इसमें आपको समझने वाली बात ये है कि प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा कलर होता है? वॉयलेट कलर होता है यानी कि बैगनी, और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? रेड। यानी कि इसमें विचलन की बात करें, क्या करें? विचलन की बात, मतलब अपने रास्ते से कितना विचलित हुआ। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? वॉयलेट कलर का। वॉयलेट कलर का विचलन अधिक, और रेड कलर का विचलन कम। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है, रेड कलर का विचलन कम होता है और वॉयलेट कलर का विचलन क्या होता है? अधिक होता है। और बीच में और कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का बर्ण विक्षेपण कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए ओके जी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ बताई थी मैंने शायद, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन भी एक तरह की घटना होती है। इसको डिटेल में तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश के समय में आपको कई जगह पर जहाँ पर ऑयल वगैरह गिर जाता है तो उसमें आपको कलर्स नज़र आने लगते हैं, एक फिल्म बन जाती है, उस पर आपको कलर दिखते हैं। तो वो जो कलर आपको दिखते हैं ना, उसके पीछे के रीज़न क्या होता है? यस, व्यतिकरण होता है। ठीक है, सावन के बुलबुले आपको रंग बिरंगे दिखते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है? यस, क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। एक फिल्म और है जिसका नाम है विवर्तन। ठीक है, विवर्तन भी एक तरह की घटना होती है, इस प्रकार की घटना होती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसमें क्या होता है? जैसे एक हमने होल बना दिया। क्या बना दिया? हमने होल बना दिया इस तरह से, और यहाँ कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से भी लाइट आ रही है, ऐसे प्रकाश आ रहा है। प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में चलता है, लेकिन किनारों से एकदम से वो मुड़ जाता है, और यहाँ पर छाया होती है। क्या होती है? छाया। यानी कि देखो, फिर से सुनना जरा, ये आपका क्या है? ऑप्टिकल है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ये ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध है। ओके जी। अब यहाँ से आपने प्रकाश को भेजा, ठीक है, तो ये प्रकाश सीधा गया, लेकिन जैसे इसकी तेज धार वाले किनारों पर पड़ा तो ये मुड़ गया, और मुड़कर छाया वाले भाग में, यानी कि जो शैडो थी, इस अवरोध की इतनी बड़ी शैडो आनी चाहिए थी, तो ये शैडो में कुछ लाइट क्या हो जाती है? यहाँ से यहाँ तक लाइट घुस जाती है, और इतने हिस्सों में ही हमको क्या दिखती है? शैडो दिखती है, यानी कि छाया दिखती है, और जहाँ पर क्या दिखता है? हमको प्रकाश दिखता है। तो इस तरह से प्रकाश का किनारों से मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी छिद्र में से लाइट आ रही है तो मुड़कर आ रही है, तो उसके पीछे कौन सी घटना होती है? प्रकाश का विवर्तन होती है। तो फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस वीडियो में आपको मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट सिखा दिए जाएं, लेकिन फिजिक्स इतनी बड़ी है कि उसको पूरा एक बार में बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आशा करता हूँ ये वाली वीडियो के जितने भी कंसेप्ट आपको बताए हैं वो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।